हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सोशल साइंस का और इसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली इसके बारे में हमने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड तक जर्मनी डिवाइडेड था 300 स्मॉल स्टेट, छोटे और बड़े स्टेट्स के अंदर। फ्रॉम द जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था और वो थे नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सदर्न। प्रूशिया, सैक्सोना, हनोवर, फ्रैंकफर्ट एंड सेवरल अदर स्टेट्स ये प्रेजेंट थे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, और जो रिहाइनलैंड था वो प्रेजेंट था सेंट्रल पार्ट में, एंड ये थे साउथ। वटनबर्ग, बवेरिया, बेडन और पल्टनेट, हैसी एंड डार्मस्टेड एक्सेट्रा ये सारे प्रेजेंट थे साउदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट के अंदर। सेंट्रल पार्ट में केवल रिहाइनलैंड आता था। रिहाइनलैंड जो था वो सेंट्रल पार्ट के अंदर आता था। प्रूशिया वॉज मोस्ट पावरफुल, और जो प्रूशिया था जो कि नॉर्थ पार्ट में आता था, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था साइज और मिलिट्री पावर के अंदर। बट इवन आफ्टर बीइंग डिवाइडेड पॉलिटिकली डिवाइड होने के बाद भी 2 थिंग्स इसमें ऐसी थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इस जर्मन स्टेट को जोड़ने के लिए, और वो दोनों चीज़ें थी। फर्स्ट वॉज मेंटेनिंग द आइडियोलॉजिकल स्पिरिट थी टुवर्ड्स द रोमन एम्पायर के प्रति आदर की भावना। पहला तो ये था कि उनका रोमन एम्पायर के प्रति रिस्पेक्ट की भावना थी। और दूसरा एंड सेकेंड वॉज द प्रेजेंस ऑफ डाइट के प्रेजेंस। डाइट मीन्स होता है असेंबली इन जर्मनी, और इन विच जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम ऑल स्टेट्स वो प्रेजेंट ऑन वन प्लेटफॉर्म, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट होते थे। इन द 19th सेंचुरी अकॉर्डिंग टू अ फ्रेंच पर्सन, और फ्रेंच पर्सन के अकॉर्डिंग जिनका नाम था लिपॉन, द रीज़न बिहाइंड द नेशनलिज्म। लिपॉन के अकॉर्डिंग 19th सेंचुरी में जो रीज़न था नेशनलिज्म के आने का या नेशनलिज्म के बनने का जर्मनी के अंदर, वो था नेपोलियन। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था दिस इज़ वन ऑफ द टॉन्ट ऑफ हिस्ट्री। ये कसीदा, टॉन्ट मीन्स होता है कसीदा करना किसी पर, टॉन्टबाजी आपने सुना होगा, तो ये एक टॉन्ट है हिस्ट्री के ऊपर, दैट नेपोलियन वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी, कि जो नेपोलियन है वो फादर है मॉडर्न जर्मनी का। मेजर ऑब्स्टिकल्स इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मेजर ऑब्स्टिकल्स मीन्स होता है रुकावटें। तो जो मेजर रुकावट थी जर्मनी के यूनिफिकेशन होने में या जर्मनी को यूनिफाई होने में, कुछ नीचे रीजंस दे रखे हैं। सबसे पहले तो था इंटरफेरेंस ऑफ ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया था वो जर्मनी के इशू में, इंटरनल इशू के अंदर दखल अंदाजी किया करता था। सेकेंड जो है वो इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे जर्मन स्टेट के अंदर। जस्ट लाइक फ्रांस के जैसे ही जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड भी चाहता था कि वो अपना ऑल्सो मेंटेन इट्स इंटरेस्ट इन जर्मन स्टेट। वो भी जर्मन स्टेट्स के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था, बनाए रखना चाहता था। एंड इन द नेम ऑफ हनोवर के नाम से, हनोवर एक प्रोविंसेस है, हनोवर प्रोविंसेस के नाम से इट वाज इंटरफियरिंग इन द नॉर्दर्न स्टेट। ये नॉर्दर्न स्टेट के अंदर इंटरफियर करता था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड भी फ्रांस के जैसे ही जर्मन स्टेट के अंदर इंटरेस्ट दिखाता था या इंटरेस्ट बनाए रखना चाहता था, और ख़ास करके जो हनोवर प्रोविंसेस है इसको लेकर बार बार ये नॉर्दर्न स्टेट में इंटरफियर किया करता था। इनकैपेबल मिलिट्री पावर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट, और ज़्यादातर स्टेट्स की जो मिलिट्री पावर थी वो इनकैपेबल थी। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अमंग पीपल, लोगों के बीच में जागरूकता की कमी थी। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पॉप का जो प्रभाव था वो सदर्न स्टेट ऑफ जर्मनी में था, और जो कि सबसे बड़ी रुकावट था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। देन फिर आता है सपोर्टिव एलिमेंट्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड के अंदर
कि एक्सप्लेन द सपोर्टिव एलिमेंट्स इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो आपको इनके अंदर ये तीनों सपोर्टिव एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। ये कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो हो पाया है। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है ज़ोल्वेरिन। ज़ोल्वेरिन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। देन सेकंड जो है वो है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, एंड जो थर्ड है आपका वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो पाया। फर्स्ट जो है ज़ोल्वेरिन। बिफोर द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के स्टार्ट होने से पहले, यानी राजनीतिक एकता के स्टार्ट होने से पहले, इट इज़ इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हैड स्टार्ट इसका जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन था वो स्टार्ट हो गया था। दिस वॉज ब्रॉड इन 1818, और ये हुआ था 1818 के अंदर थ्रू कस्टम टोल्स लगाए गए थे ट्रीटी ऑफ ज़ोल्वेरिन। कस्टम टोल जो ट्रीटी ऑफ ज़ोल्वेरिन बनाई थी, इसके थ्रू जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन था वो स्टार्ट हो चुका था, और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के स्टार्ट होने से पहले। और ये जो ट्रीटी ऑफ ज़ोल्वेरिन थी ये प्रूशिया एंड स्मॉल स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स थे, जिसका नाम था स्केवर्सबर्ग एंड सोंडरसॉसन। ये छोटे छोटे 2 स्टेट्स थे, और प्रूशिया, इनके बीच में एक कस्टम टोल था ट्रीटी ऑफ ज़ोल्वेरिन। इसके थ्रू इकोनॉमिक यूनिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी उनको ख़त्म कर दिया गया फ्रॉम बोथ द स्टेट, दोनों ही स्टेट से। ट्रेड स्टार्ट, अब जो ट्रेड था वो होने लगा बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी रुकावट के। दिस इकोनॉमिक ट्रीटी लेसन, और ये जो इकोनॉमिक ट्रीटी थी वो कम हो गई। एंड द रीजनल इन्फ्लुएंस, और जो इस इकोनॉमिक ट्रीटी की वजह से जो रीजनल इन्फ्लुएंस था, ये जो रीजन्स का जो प्रभाव था, जो कि रुकावट बना हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, वो कम हो गया इकोनॉमिक ट्रीटी की वजह से। अकॉर्डिंग टू कैटलबी के अकॉर्डिंग द ट्रीटी ऑफ ज़ोल्वेरिन, जो ट्रीटी है ज़ोल्वेरिन की, पेव अ फ्यूचर पाथ ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसने फ्यूचर के लिए एक रास्ता बना दिया जर्मनी के यूनिफिकेशन का, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। और किसके लीडरशिप के अंदर? ये प्रूशिया के लीडरशिप के अंदर उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना दिया जिससे कि जर्मनी का आगे चल के यूनिफिकेशन हो जाए। ये किसके अकॉर्डिंग है? कैटलबी ने क्या कहा था? द ट्रीटी ऑफ ज़ोल्वेरिन पेव द फ्यूचर पाथ ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। रॉबर्ट इरगैग थे, इन्होंने लिखा, रोट दैट द ज़ोल्वेरिन सप्रेस, जो ज़ोल्वेरिन है, इनके अकॉर्डिंग जो ज़ोल्वेरिन है उसने रीजनल फीलिंग को दबा दिया और नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स को बढ़ावा दिया जर्मनी में, या नेशनलिस्टिक एलिमेंट को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी। तो रीजनल फीलिंग्स को सप्रेस करना और ये प्रायोरिटी टू नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ जर्मनी, ये किसके अकॉर्डिंग था? ये रॉबर्ट इरगैग के अकॉर्डिंग था। बाय 1834 के अंदर मेजर स्टेट्स जर्मनी, जो जर्मनी के मेजर स्टेट थे, बिकम इट्स मेंबर, ये इसके मेंबर बने। 1834 में जर्मनी के जो मेजर स्टेट्स थे वो इसके मेंबर्स बने, बिकेम इट्स मेंबर। इन द बिगनिंग देयर इज नो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, स्टार्टिंग के अंदर प्रूशिया का कोई भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था बिहाइंड ज़ोल्वेरिन को लेके, बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे थ्रू इट्स लीडरशिप इन ज़ोल्वेरिन, इसने अपनी लीडरशिप दिखाना शुरू कर दिया ज़ोल्वेरिन के अंदर। प्रूशिया वॉज सीक्रेटली प्रेजेंटिंग इटसेल्फ, उसने अपने आप को सीक्रेटली, गुप्त रूप से प्रेजेंट किया, कि जो प्रेजेंट किया टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप की इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यानी कि उसने ये शो ऑफ कर दिया बाद में कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, इसको आगे इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रूशिया की है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू इसने यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन किया है। तो ये किसके अकॉर्डिंग था? ये इसमें बताया गया है कि जो प्रूशिया है
स्टार्टिंग में तो उसने कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बताया, उसका कोई भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था ज़ोल्वेरिन के पीछे, लेकिन धीरे धीरे जो ज़ोल्वेरिन थ्रू द लीडरशिप ऑफ ज़ोल्वेरिन का वो लीडर था, क्योंकि उसी के थ्रू इसको बनवाया गया था प्रूशिया और स्मॉल स्टेट्स थे छोटे छोटे, उनके अंदर ट्रीटी हुई थी और ज़ोल्वेरिन बना था। और इसका जो श्रेय था उसने अपने ऊपर लिया, और बाद में उसने जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि उसने यूनिफाई करा है जर्मनी को, या यूनिफाई करने का उसने रास्ता बनाया। देन फिर आया इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। इसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, उनको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। तो इन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसके अंदर फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस, लिटरेचरर्स एंड पोएट ये इंक्लूड थे। इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अंदर, इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अंदर। मेजर फिलोसफर्स, जो मुख्य जो फिलोसफर थे, जैसे कि लिफ्टे, ईगल, डेलमिल, हर्डनबर्ग, हेटिंगहाइन एंड अदर, और जो दूसरे थे उन्होंने परफॉर्म किया अपने रोल को लोगों के अंदर ये भावना भरने में कि जर्मन कास्ट जो है वो सबसे बेस्ट कास्ट है, जर्मन कास्ट इज़ द बेस्ट कास्ट। ये जो फीलिंग्स थी ये लोगों के अंदर, जर्मन के लोग थे उनके अंदर ये फीलिंग्स भरी थी। ये किसने भरी थी? ये जो मेजर फिलोसफर्स थे इन लोगों ने, जिसमें लिफ्टे ईगल हैं, डेलमिल, हर्डनबर्ग हैं, हेटिंगहाइन हैं। इन्होंने ये भावना लोगों में भरी कि जर्मन कास्ट इज़ द बेस्ट। फिस्ट गेव द राइट डायरेक्शन, और जो फिस्ट थे इन्होंने सही दिशा दिखाई। फिस्ट गेव अ राइट डायरेक्शन टू एंटी फ्रेंच बिलीव को राइट डायरेक्शन दिखाई इन जर्मनी में। एंड इंडक्टेड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, और उसने लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को भर दिया। इन 1815 CE के अंदर नेशनलिस्ट एसोसिएशन, जिनका नाम था बर्शेनशैफ्ट, एक ये नेशनलिस्ट एसोसिएशन जिसका नाम था बर्शेनशैफ्ट, इसको बनाया गया जेना यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में। कब बनाया था? 1815 CE के अंदर बर्शेनशैफ्ट को बनाया गया था जेना यूनिवर्सिटी के अंदर। ये कैसा एसोसिएशन है? राष्ट्रवादियों का। दिस एसोसिएशन एम्फसाइज, और ये जो एसोसिएशन था इसने जोर दिया मॉरल डेवलपमेंट ऑफ जर्मन, कि जो जर्मन्स हैं उनके मॉरल का डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए उनमें। दिस एसोसिएशन इंक्लूड द फीलिंग, और ये जो एसोसिएशन था इसने जस्टिस, फ्रीडम एंड यूनिटी, इसकी भावना को लोगों के अंदर भर दिया। जस्टिस मतलब होता है न्याय, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, और यूनिटी मतलब एकता। तो ये जो एसोसिएशन था इसका यही काम था कि लोगों के अंदर न्याय, एकता और आज़ादी की जो भावना है वो भरना है। ये मैप दिखा रखा है, इसमें जो हम बात कर रहे थे, देखो आप, ये स्केल्सवेग है, इसके बारे में ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रीज़न बताएंगे आगे। उसके बाद ये स्कैरबेन है, और ये प्रूशिया है जो सबसे पावरफुल था उस वक्त। ये प्रूशिया के अंडर में आ रहे हैं सारे। प्रूशिया बिफोर 1808 से पहले ये प्रूशिया, ये जितना भी वाइट पोर्शन दिखाया रहा है प्रूशिया के अंदर आ रहा है ये। और ये रिहाइनलैंड, ये सेंट्रल एशिया के अंदर आ रहा है। आपने अभी इसके बारे में पढ़ा था, रिहाइनलैंड। और ये हेसेनस, वेस्टफैलिया, हनोवर। ये जो डॉट वाले जो शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कॉन्क्वर्ड बाय द प्रूशिया इन ऑस्ट्रिया प्रूशिया वॉर। ये जो हिस्से हैं ये पहले ऑस्ट्रिया के अंडर में थे, जिसको कि प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया प्रूशिया वॉर में जीते थे। ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है ये प्रूशिया, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में कैसे लड़ाई होती है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि प्रूशिया तो पावरफुल था और ऑस्ट्रिया था जो वो धीरे धीरे डाउन पे जा रहा था, यानी जो उसकी इकनॉमी भी डाउन जा रही थी, और उसके पीछे कई रीजंस थे। अब आप ये इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर।
अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ ज़ॉल्वेरिन के स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ ट्रेड इंडस्ट्रीज गॉट अ पाथ, और ट्रेड और इंडस्ट्रीज इसको डेवलपमेंट का रास्ता मिला जर्मनी में। एट दैट टाइम, उस समय जो प्रूशिया एंड रशिया था, बोथ वर कंसिडर, इनको कंसिडर किया जाता था कि ये बेसिस हैं फाउंडेशन के ऑफ एवरी इंडस्ट्रीज, यानी जो हर इंडस्ट्री है उसकी नींव इन्हीं के थ्रू रखी गई है, इन्हीं में रखी गई थी पहले। थ्रू दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज के थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस। इनके जो रिसोर्सेज थे, प्रूशिया और रशिया के, इनके जो रिसोर्सेज थे, इनकी वजह से या इनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था बहुत तेज़ी से प्रूशिया के अंदर। तो थ्रू दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था बहुत तेज़ी से रैपिड फेज के अंदर प्रूशिया में। कॉटन मिल्स वर स्टैब्लिश इन सेवरल प्लेसेस, और जो कॉटन मिल्स हैं उनको कई जगह पर स्टैब्लिश किया गया, सेवरल प्लेसेस पर। रेलवेज वर एक्सटेंडेड, जो रेलवेज थे उनको एक्सटेंड किया गया। एंड मैनी जर्मन टाउन्स, और बहुत सारे जो जर्मन टाउन्स थे वो उनको इंटरकनेक्ट किया गया रेलवे के थ्रू। बाय 1860 CE तक जर्मनी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ यूरोप। और 1860 में जर्मनी जो था वो इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि भाई ये सबसे मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट है यूरोप का। वाइल ऑस्ट्रिया, वहीं जो ऑस्ट्रिया था इसको कई इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, जो कठोर, रिजिड मतलब होता है कठोर, कठिन, या ऑस्ट्रिया था, इसको कई कठिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ड्यू टू इट्स ट्रेडिशनल पॉलिसी, उसकी ट्रेडिशनल पॉलिसी की वजह से, या ड्यू टू ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया वॉर की वजह से। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रूशिया था वो डेवलप हो रहा था ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रेड, क्योंकि उसका व्यापार बढ़ रहा था, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा था। तो आप देखेंगे प्रूशिया तो अपनी पावर को बढ़ा रहा था और ऑस्ट्रिया की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीन सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं जिन्होंने जिसमें कि ज़ॉल्वेरिन, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आते हैं, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। अब हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था यूनिफाई करने में जर्मनी को, तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क, या व्हाट, हु इज बिस्मार्क। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रूशिया किंग, प्रूशिया के राजा फेडरिक विलियम के मरने के बाद, प्रूशिया के राजा फेडरिक विलियम फोर्थ, इनके डेथ के बाद, जो कि हुई थी 1861 CE में, इनके मरने के बाद या इनकी डेथ के बाद 64 ईयर ओल्ड यानी 64 साल के विलियम फर्स्ट जो थे वो राजा बने। विलियम फर्स्ट वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट, ये बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, मगर हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो फटाफट से स्किल्ड पीपल को पहचान लिया करते थे। कैपेबिलिटी टू फिगर आउट द स्किल्ड पीपल। ही बिलीव्ड इन लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म में विश्वास रखते थे, बट ही ऑल्सो बिलीव्ड ओनली, और ये भी मानते थे, इस बात पर भी विश्वास था इनको कि जो प्रूशिया ही है वो जर्मनी को यूनिफाई कर सकता है, केवल एक प्रूशिया ही है जो कि जर्मनी को यूनिफाई कर सकता है, ऐसी बात ये विलियम फर्स्ट मानते थे। थ्रू इट्स लीडरशिप, और प्रूशिया की लीडरशिप और पावरफुल मिलिट्री की वजह से ही जो जर्मनी है वो यूनिफाई हो सकता है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द आर्मी ऑफ प्रूशिया, और प्रूशिया की आर्मी को मजबूती देने के लिए वॉन रून वॉज अपॉइंटेड, जो वॉन रून थे इनको अपॉइंट किया गया एज वॉर मिनिस्टर। वॉर मिनिस्टर के रूप में वॉन रून थे, और वॉन मोल्टेक इनको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ कमांडर। चीफ कमांडर के रूप में वॉन मोल्टेक थे। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुई टुक प्लेस
ऑन द इशू ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म से रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुई, डिस्कशन हुआ बहुत ज़्यादा। तो विलियम फर्स्ट अपॉइंट बिस्मार्क, तो विलियम फर्स्ट थे, इन्होंने बिस्मार्क को उसका चांसलर अपॉइंट किया एज इज चांसलर, कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट। प्रॉब्लम कौन सी थी? ये जो डिस्प्यूट हो रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ करना चाहिए, मिलिट्री रिफॉर्म्स पे खर्चा करना चाहिए, ये जो इशू था, इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करने के लिए विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को एज ए चांसलर अपॉइंट किया। बिस्मार्क वॉज क्लेवर, जो बिस्मार्क था, अब ये बिस्मार्क से रिलेटेड कहानी आ गई है। अभी तक आपने पढ़ा था विलियम फर्स्ट के बारे में कि ये राजा बने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के मरने के बाद या उनकी डेथ के बाद, और इन्होंने वॉर मिनिस्टर बनाया वॉन रून को और चीफ कमांडर बनाया वॉन मोल्टक को, और इसके अलावा इन्होंने चांसलर बनाया, अपना जो चांसलर था वो उन्होंने बनाया बिस्मार्क को। बिस्मार्क एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिशियंस थे, बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। ही हैड नॉलेज अबाउट द इंटरनल इशू, इनको सारी जानकारी थी, नॉलेज थी इनको इंटरनल इशू के बारे में, एंड वॉज, और ये एक डिप्लोमेटिकली एफिशिएंट पर्सन थे। बिस्मार्क बिलीव दैट, बिस्मार्क ये विश्वास करते थे दैट द टाइम बिटवीन द 1848 एंड 1849, कि ये जो समय था 1848 और 1849 का, विच द नेशनलिस्ट हैज़ वेस्टेड इन अ म्यूचुअल डिबेट, कि जिसमें कि जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने आपसी बहस में अपना समय खराब कर दिया। ये जो समय था, ये था जो इन्होंने वेस्ट किया था, वॉज दियर मेजर फॉल्ट, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। किसकी? जो नेशनलिस्ट थे उनकी। उन्होंने ये 1848 से 1849 का जो समय था उसको बातचीत या डिस्कशन में ख़राब कर दिया, डिबेट में ख़राब कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा बिस्मार्क मानते थे। ही फेल्ट दैट द मेजर डिस्प्यूट, और वो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो मेजर डिस्प्यूट है ऑफ दैट टाइम कुड नॉट बी सॉल्व थ्रू द स्पीच, वो भाषण देके नहीं होगा, ये जो मैटर है ये भाषण देके सॉल्व नहीं होगा, एंड थ्रू कॉन्फिडेंस मोशन रेदर दे, और न ही कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू होगा, रेदर दे कुड बी सॉल्व बाय द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, और जबकि ये जो प्रॉब्लम है इसको केवल सॉल्व किया जा सकता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के थ्रू, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के थ्रू। फॉर दिस बिस्मार्क, और जो बिस्मार्क थे उन्होंने इसमें अपनी रिजिडनेस दिखाई थी, रिजिडनेस मतलब कठोरता दिखाई थी। बिस्मार्क शो फॉर दिस, इसके लिए बिस्मार्क ने अपनी कठोरता दिखाई। व्हेन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिजेक्टेड, जब लोअर हाउस जो था पार्लियामेंट का, उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि मिलिट्री बजट पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक प्रूशिया पावरफुल, जिससे कि प्रूशिया को एक पावरफुल स्टेट बनाया जा सके। देन ही गॉट सैंक्शन थ्रू द अपर हाउस, लेकिन उन्होंने क्या करा कि ये जो उनका सब्जेक्ट था या जो उन्होंने प्रपोजल दिया था वो उन्होंने अपर हाउस से पास करा लिया। मतलब कि लोअर हाउस में पास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपर हाउस के अंदर अपना जो ये प्रपोजल था उसको सैंक्शन करा लिया। प्रपोजल क्या था कि जो मिलिट्री है, मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए मिलिट्री बजट को बढ़ाया जाए, ये उनका प्रपोजल था, और ये प्रपोजल उन्होंने अपर हाउस में पास करा लिया। सैंक्शन मतलब पास करा लेना इसको। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस इन 3 फेजेस, और जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का वो 3 फेजेस के अंदर हुआ था। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो भी 3 फेजेस हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आज जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।